ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की रफ्तार लगभग धीमी पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना और उससे संबंधित सवाल अभी भी कहीं न कहीं हमारे जहन में बैठे हुए हैं। कोरोना के बाद भी लोगों को बहुत सी व्याधियों, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा, और ये बीमारियां कोरोना से हुई या कोरोना से नहीं हुई, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। बहरहाल इस कार्यक्रम को हम लगातार आपके लिए करते आ रखेंगे, जिसमें हम कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों और किस तरह से ये बीमारियां उन्हें आपका घर में आई हैं और किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764 यानी 23421764। और दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बलबीर, जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कोरोना से संबंधित, कोरोना से बाद से होने वाली बीमारियों से संबंधित और हृदय रोग से संबंधित। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर बलबीर हमारे साथ रहेंगे। जहां तक कोरोना की स्थिति का सवाल है, तो कोरोना से हमने यूं कहें कि समाज के साथ सरकार ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में हम काफी हद तक जीत भी गए। लेकिन इस दौरान पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। सीखा है हमने कि किस तरह से अपने आप को हमें कोरोना और उससे संबंधित बीमारियों से बचा के रखना चाहिए, और जाना है कि हमें किस तरह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर बलबीर, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोरोना या फिर हृदय रोग से संबंधित किसी भी तरह के कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप पूछ सकते हैं 23421764। ये हमारा फोन नंबर है, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाएं। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर बलबीर, कोरोना की रफ्तार अब लगभग थम चुकी है और बहुत ही कम केसेस आ रखे गए, लेकिन हमने देखा है कि कोरोना के बाद जो है, जिसे हम अक्सर लॉन्ग कोविड की संज्ञा दे रखे हैं, उससे अब लोग ग्रसित हो रखे हैं और तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रखे हैं। उसमें हृदय रोग भी एक बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हमें लगातार करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। क्या आपके जहन में, आपकी इस प्रैक्टिस के दौरान, क्या कोई ऐसे व्यक्ति, क्या कोई ऐसे मरीज आए हैं जो कि कोरोना के बाद हृदय रोग से ग्रसित हो गए हों, या फिर हृदय रोग से ग्रसित थे और कोरोना के बाद उनकी जो समस्या थी वो और बढ़ गई? तो ये अब हमने देखा कि जब डेल्टा वेरिएंट था तो बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई। वहाँ क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स देखी, हार्ट अटैक्स देखे, लंग में क्लॉट्स बनते हुए देखे। लेकिन ये जो ओमाइक्रॉन था और जो अभी हमारे को माइल्ड वेरिएंट जो हमने देखा कुछ केसेस का, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट लॉन्ग कोविड सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो माइल्ड इलनेस हो, चाहे वो सीवियर इलनेस हो। लेकिन हम जानते हैं हार्ट के मरीजों के लिए जिनकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम है, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुके हैं, कि इन्फ्लुएंजा एक कॉमन कोल्ड है जो आता जाता रहता है। इन्फ्लुएंजा भी ऐसे पेशेंट्स में हालत खराब कर सकता है। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि हर साल इन्फ्लुएंजा का और निमोकोकल का वैक्सीन का यूज करिए, हर साल अपने आप को कॉमन कोल्ड से बचाइए, क्योंकि इन बीमारियों से भी हार्ट की बीमारी वर्सन हो सकती है। तो कोविड तो इन सबसे आगे ज्यादा खतरनाक है, तो ज्यादा बीमारी करता है। तो हमें कोविड से बचना इसलिए भी है हार्ट पेशेंट्स को, क्योंकि हार्ट की हालत ज्यादा खराब हो सकती है इस फीवर से, इस वायरल इन्फेक्शन से। बट फॉर्चुनेटली ये जो अभी वेव आई, ये माइल्ड थी और हमने इसमें कोई हार्ट के पेशेंट्स को वर्सन नहीं होते हुए देखे। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे इस कार्यक्रम में। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से राजपाल
राजपाल जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आकाशवाणी को भी शुक्रिया, जो हम तो खैर होता रहते ही हैं जी, तो वैसे शाम तक ये चलता ही है जी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल अपनी माता जी के लिए है। उनको एक्चुअली लीवर में इश्यू है, तो दिखाया भी था पड़ोस में, मतलब डॉक्टर्स को जो आयुर्वेद था, तो उन्होंने बताया कि इनको पचता नहीं खाना ना, तो ये दिक्कत है सबसे ज्यादा, गैस बनना ज्यादा होता है, पर लीवर में उन्होंने इश्यू बताया। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? दर्द रहता है, हल्का हल्का पेन रहता है, ऐसा निशान इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है फोन पे बताना। तो आपको बेस्ट यही रहेगा कि लिवर के लिए आप टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक किसी फिजिशियन को दिखाइए, इंटरनल मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, वही आपका कारण ढूंढ सकते हैं और उसका इलाज बता सकते हैं जी। तो आपको लीवर से संबंधित किसी भी डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए राजपाल जी, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर बलबीर, अब दोबारा से हम हृदय संबंधित बीमारियों की तरफ आते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। कब हमें चेकअप कराना चाहिए हृदय संबंधित समस्याओं को लेकर? तो अभी क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जब मैं कॉलेज में था या जब मैं यंग था प्रैक्टिस में, तो हम 40-50 ईयर्स में हार्ट अटैक देखना बहुत मतलब अचंभा होता था कि 40 पे हार्ट अटैक हो गया, 50 की एज पे हार्ट अटैक हो गया। ये बीमारी 60-70 पे होनी चाहिए। अब ये बहुत कॉमन हो गया, हम बहुत देखते हैं जो यंग एज में हार्ट अटैक। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडियन सोसाइटी में, हमारे हिंदुस्तान में देखते देखते कि अब ज्यादा हो रही बीमारी, ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रही है यंग एज ग्रुप में। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें अपनी यंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान का भविष्य यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन को ये भी समझना है कि उनको अपने आप की ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपना टेस्ट कराने जरूरी है, अपना देखना है फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो पहले से उसकी एहतियात बरतनी है, खान पीन, एक्सरसाइज, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर ये सब देंगे तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस डेफिनेटली कम होगा। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है इन सब चीजों से जी। मैंने पहले ही आपको बताया यंग एज में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं हिंदुस्तान में जिनको हार्ट अटैक्स हैं, और ये वेस्ट में नहीं देखा जा रहा। ये इंडिया में हमें बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हमारी इंडिया का भविष्य इन यंग पॉपुलेशन पे जी। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, हम फिर इस पर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। बड़ौर से महेश शर्मा, ये उनका प्रश्न पहले सुन लेते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। महेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है और जिसके कारण लोग वक्त तम्बाकू खाते हैं और जगह जगह थूकते हैं, और ये बताइए हमें कोरोना से कब तक मुक्ति मिल सकती है? डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लगभग कोरोना से हमें काफी हद तक मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी भी ये जानना चाहते हैं लोग कि कब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्या ये संभव है? देखिए, कोविड अब पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला, ये तो पक्का है। ये एक रह जाएगा, जैसे स्वाइन फ्लू आया था वो थोड़ा बहुत अभी भी होता है, इन्फ्लुएंजा है होता रहता है, वेरिएशन आते रहते हैं, हर साल हम वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन आपको अच्छी खबर ये है कि ये चौथा वेव, हम सोच रहे थे फिर काबू लेगा, फिर केसेस बढ़ेंगे, लेकिन नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले हम हमारे अस्पताल में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, वो आपके न्यूज वगैरह से भी बेटर है क्योंकि हमें तो रोज देखते हैं मरीजों को। तो हमारे अस्पताल में हर पेशेंट को टेस्ट होता है कोविड के लिए एडमिशन करने से पहले, चाहे वो पेट दर्द से आए, चाहे हार्ट अटैक से आए, कोई भी बीमारी से आए। तो 2 हफ्ते पहले हमने स्पाइक देखना शुरू हुआ कि कोविड पॉजिटिव निकलने शुरू हुए जो बिल्कुल बंद थे। तो हमने सोचा शायद फिर ये बढ़ने वाला, लेकिन इस हफ्ते हमने कोई भी नहीं देखे पेशेंट। सो ऑब्वियसली वो ठहर गया। वो ठहर इसलिए गया कि पॉपुलेशन में हुआ है सबको कोविड, और हमने वैक्सीन बहुत अच्छे से किया। हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की कि हर इंडिविजुअल को वैक्सीन लगे, लोगों ने बहुत मेहनत की कि वैक्सीन लगवाएं, तो इससे बहुत फायदा हुआ है हमें। तो ये कहना कि कोविड बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और ऐसा होने वाला नहीं जी। हमारे अगले श्रोता है दिल्ली से सुनील झा, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। सुनील जी, क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है आपका? सर, आप सभी डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा 3 सवाल है। एक सवाल ये है कि दिल जैसे हृदय रोग का लक्षण क्या होता है और उसका
उपचार, घरेलू उपचार क्या है? तीसरा ये है कि घबराहट होना बेसमेंट में, जहाँ हवा का कम मिलता है, वहाँ पे घबराहट होना क्या दिल की बीमारी का लक्षण है? डॉक्टर साहब, बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है इनका। ये जानना चाहते हैं कि हृदय रोग के लक्षण क्या होते हैं और क्या इसका कोई घरेलू उपचार भी है? तो हृदय रोग मैं मानता हूँ एक चोर बीमारी है। चोर की बीमारी कैसे कि उसका पता भी नहीं चलता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये चोर की तरह भी छुपके और एकदम हो जाता है। तो इसलिए हमें एक तो तैयारी रखनी चाहिए, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है एंड हम सब समझते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पहली चीज तो हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। फिर दूसरा, हमें इसके सिम्टम्स का एहसास होना चाहिए कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं घबराहट, पसीना आना, ऐसा लगना, मैं अनईजी फील करना, ऐसा लगता है कि छाती भारी हो गई है, ऐसा लगता है कि मेरे गले में किसी ने पकड़ लिया या मेरे दोनों हाथों में दर्द जा रहा है। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां ईसीजी कर सकते हैं। इसमें घर पे क्या इसका इलाज कर सकते हैं? घर पे एक इलाज कर सकते हैं। अगर एस्पिरिन या डिस्पिरिन की गोली है तो एक गोली आप ले सकते हैं कि उससे हार्ट अटैक के मरीजों को बहुत फायदा होता है। लेकिन उससे आगे लोग इनो ट्राई करते हैं, कुछ डाइजीन की गोली खाते हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता हार्ट अटैक में। और ये सच है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत एग्जैक्ट नहीं होते कि यही सिम्टम्स है हार्ट अटैक के, ऐसा नहीं होता। तो कई बार मरीज कंफ्यूज हो जाता है कि गैस है और वो हार्ट अटैक में देरी हो जाती है मरीज की ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, इनका अगला प्रश्न था कि बेसमेंट में जहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, ऐसे में इन्हें वहाँ पे कभी कभी घबराहट होती है। क्या ये भी क्या हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं? हो सकती है, कोई भी घबराहट हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। अगर सिर्फ आप ही को घबराहट होती है और बाकी लोग जो बेसमेंट में नहीं है घबराहट, तो डेफिनेटली आपको चेकअप कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसमें इन्हें सबसे पहले क्या जांच करानी चाहिए? तो हार्ट के लिए ब्लड टेस्ट, सबके ब्लड टेस्ट है, जिसको हार्ट की बीमारी है भी नहीं है, अपने ब्लड टेस्ट करा के पता होना चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, मेरा शुगर क्या है। आप एक एस्ट्रोलॉजर जो जन्म पत्री देखता है, उससे भी बेटर आप अपनी जन्म पत्री इससे बना सकते हैं। क्या मुझे शुगर है कि नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये पहले चीजें हैं जो आपको करनी है। लेकिन अगर आपको घबराहट हुई या छाती में भारीपन हुआ या अनइजीनेस फील की या स्वेटिंग हुई, तो पहली चीज जो है ईसीजी करनी चाहिए। ईसीजी के साथ एक टेस्ट होता है जिसको हम ट्रॉप टेस्ट कहते हैं। ट्रॉप टेस्ट से पता लग जाता है, ब्लड टेस्ट है जिससे पता लग जाता है क्लियरली कि हार्ट अटैक है कि नहीं। तीसरा टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, उससे भी पता लग जाता है कि इस मरीज को हार्ट अटैक है नहीं। तो इतना आसान हो गया है पता लगाना हार्ट अटैक कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जी गाजियाबाद से हमारे श्रोता हैं सुभाष जी, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। सुभाष जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न ये था, क्या ईसीजी से हार्ट के मामलों को पकड़ा जाता है? अगर पकड़ा जाता है तो पकड़ने के कितने समय तक उसका इलाज मिल जाना चाहिए पेशेंट को? देखो, आपका सवाल ये है कि हार्ट अटैक के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो अगर हार्ट अटैक है तो ईसीजी में उसका हल मिल जाता है जी। 90%, 10% में ईसीजी भी मिस कर सकता है, तो उसमें हम ब्लड टेस्ट और इको करके पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक है और उसमें एक गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर, कि आपने पहले 90 मिनट या 60 मिनट में गोल्डन विंडो में करा दिया इलाज, तो हार्ट को बिल्कुल डैमेज भी नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद 6 घंटे तक हमारे पास विंडो होती है कि जो 6 घंटे के अंदर अंदर जिसका हार्ट अटैक का इलाज हुआ वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे हर मिनट पास होता है तो हार्ट सफर करता है। हमारे बुक्स में लिखा है हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए टाइम इज मसल, यानी कि जितना डिले उतना हार्ट का मसल खराब होता है। तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल जाएं, जितना जल्दी आप अपना इलाज कराएं, उतना फायदा होगा। जी गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन हमारे नियमित श्रोता हैं, आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। यामीन साहब स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला गाजीपुर। जी कहिए। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोगों का हार्ट कम काम करने लगता है, उनको पेस मेकर लगा देते हैं, तो ये कितने दिनों तक काम करता है? क्या चेंज कराना पड़ता है?
जी डॉक्टर बलबीर। हाँ डॉक्टर बलबीर, ये जानना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को पेसमेकर लगता है तो पेसमेकर कब तक काम करता है, किन व्यक्तियों को पेसमेकर लगाना चाहिए और क्या इसे बदला भी जा सकता है क्या? पेसमेकर, अब बहुत तरह के पेसमेकर होते हैं। आज की डेट में मैं जो जानता हूँ कम से कम 4 तरह के पेसमेकर अवेलेबल हैं। एक पेसमेकर होता है जिनका हार्ट ब्लॉक है या हार्ट की गति या पल्स स्लो हो गई, उनको पेसमेकर लगता है। उनका हार्ट पंपिंग नॉर्मल होता है, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ होता। ये पेसमेकर चलता है 8 से 12 साल। इसकी बैटरी लाइफ होती है। फिर कुछ पेसमेकर होते हैं जो हार्ट पंपिंग वीक करने की वजह से लगते हैं या उनको लगते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। ऐसे पेशेंट्स में भी पेसमेकर लगते हैं। ये इनका जो पेसमेकर होता है वो उनकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए लगता है। ये पेसमेकर चलता है 6 से 10 साल, डिपेंड करता है कितना यूज हुआ, कितना शॉक लगा। ये शॉक भी दे सकता है ये पेसमेकर। तो तरह तरह के पेसमेकर है, कोई एक पेसमेकर नहीं है। तो हर मरीज के लिए अलग इलाज, अलग पेसमेकर। जी, हमारे अगले श्रोता है कुशीनगर से संगम कुमार जी। संगम जी, स्वागत है। क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है आपका? जी सिद्धार्थ जी, नमस्कार जी, कहिए। और मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब, मेरा उम्र 22 ईयर्स है और मैं लगभग 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैं सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सो जाता हूँ 9 बजे तक। लेकिन सुबह उठने में अचानक मेरे शरीर में दर्द क्यों होती है और ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में हरासमेंट होकर चक्कर आने लगती है। सुबह ऐसे लगातार 2-3 दिन से 5 दिन से 10 दिन से हो रही है। ऐसा क्यों? जी डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही इनको चक्कर आता है, घबराहट होती है, तो ये किस वजह से होती है जानना चाहते हैं? जी, जबकि मैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें पल्स की गड़बड़ हो सकती है, इसमें हार्ट में इको में गड़बड़ निकल सकती है, कोई वाल्व में प्रॉब्लम निकल सकती है, एनीमिया हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। ये सिर्फ चेकअप से ही पता चलेगा। इनको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो कुछ जांच करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हृदय रोग के मरीजों में अक्सर देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी या सर्जरी की जाती है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है और सर्जरी किन व्यक्तियों को की जाती है, थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताइए। तो एंजियोप्लास्टी होती है कि हार्ट को बिना ओपन किए, यानी कि कोई ऑपरेशन के बिना, कोई बॉडी पे, शरीर पे चीर फाड़ नहीं, कोई कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, उसके बिना एक कैथेटर, जो पतला सा कैथेटर होता है, वो एक हाथ की नस से या पैर की नस से हार्ट तक पहुंचा के ब्लॉकेज की तरफ पहुंच के वहां उसको बलून और स्टेंट से खोल दिया जाता है। ये इसमें एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता, इसमें लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। सब पेशेंट आपसे बात कर रहा होता है और अगले दिन वो घर जा सकता है। ये होता है एंजियोप्लास्टी। सर्जरी होता है जिसमें चेस्ट को ओपन किया जाता है, जी जनरल एनेस्थीसिया में करा जाता है। पेशेंट 1 हफ्ता घर पे हॉस्पिटल रहता है, फिर उसके बाद घर पे आराम करता है। तो ये होती है सर्जरी। अब सर्जरी होती है उन केसेस में जिसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, तीनों आर्टरीज बंद हो गई, हार्ट की पंपिंग वीक हो गई। एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें ज्यादा लंबे ब्लॉक्स ना हो, ज्यादा चूना ना जमा हो हार्ट में, मल्टीपल ब्लॉकेजेस ना हो, नॉन डायबिटीज ना हो। इन चीजों में एंजियोप्लास्टी सफर है। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। दोनों अपने आप में अच्छे प्रोसीजर हैं, लेकिन हर मरीज के लिए कौन सा कामयाब होगा, ये जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तभी पता चलता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर करना। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी करके स्टंट डाल दिए जाएं या फिर सर्जरी के बाद भी उसको हृदय संबंधी समस्याएं फिर से होने लगे कुछ सालों बाद, तो क्या दोबारा सर्जरी या एंजियोप्लास्टी संभव है? बिल्कुल संभव है। ये डिपेंड करता है कि वो एंजियोप्लास्टी कितनी आर्टरीज में हुई थी और दोबारा ब्लॉक हो गया, तो क्या उसको दोबारा एंजियोप्लास्टी चाहिए या सर्जरी चाहिए। तो इसको हम समझते हैं कि एंजियोप्लास्टी सर्जरी एक क्योर नहीं है, हमें प्रिकॉशन लेनी है, हमें उसके बाद दवा खानी है। अगर ये प्रॉब्लम रिकर होती है 5 से 10 साल बाद, कईयों को जल्दी हो जाती है, तो दोबारा इलाज होता है। तो एक चीज हमारी बुक्स में जो लिखी हुई है कि इट इज लाइक अ डेंटल ट्रीटमेंट, कि आज दांत का इलाज कराया, फिर दूसरा भी हो सकता है खराब, उसको भी ठीक करा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिवेंशन बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। मैंने पहले भी इसको एम्फसाइज किया, अब एम्फसाइज दोबारा कर रहा हूँ कि अगर एंजियोप्लास्टी के बाद आप पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करता है, खूब प्रिकॉशन लेना है, तो उसको शायद दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी
हमारे अगले श्रोता हैं मेवात से इलाही बख्श। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। इलाही जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलूंगा सर। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरा जो परिवार है हम सेकंड डोज ले चुके हैं और सर थर्ड डोज का हम इंतजार है और जैसे ही हमारा टाइम होगा हम थर्ड डोज के 100% लेंगे। और दूसरी बात ये डॉक्टर, जैसे मान लो हमने अपने बड़े से सुना है कि जैसे कोरोना की बीमारी ठंड के महीने से सब चालू हुई है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब जैसे अब गर्मी का टेम्परेचर गर्म होता है, ज्यादा होता है, तो लोग जैसे मान लो मटके का पानी है, फ्रिज का पानी है, तो उसके पानी से पीने से कोरोना का डर हो सकता है? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का क्या मौसम से किसी तरह का कोई संबंध है कि गर्मी बढ़ गई है तो कोरोना बढ़ जाएगा, सर्दी बढ़ गई है तो कोरोना कम हो जाएगा, या ठंडा पानी गर्म पानी पीने से कोई रिलेशन है कोरोना का? तो जब कोरोना शुरू होने वाला था 2 साल पहले, तो हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स ने सोचा कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा चेंज ऑफ सीजन में ज्यादा होता है और विंटर्स में इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा होता है, तो शायद हिंदुस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है कि हम कोरोना ना देखें। क्योंकि गर्मी के टाइम पे ही शुरू हुआ था, ये मार्च बात कर रहा हूँ मैं 2020 की जी। तो हमने मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इंडिया में कोरोना इतना नहीं हुआ जैसे वेस्ट में हुआ है, क्योंकि वहाँ विंटर्स चल रही थी और विंटर्स में खूब हुआ। हम गलत प्रूव हुए। ये कोरोना ने पिछले 2 साल में ये बता दिया कि इसको मौसम से कोई लेना देना नहीं है, तो किसी भी मौसम में हो सकता है। और हमने देखा डेल्टा वेरिएंट पिछले साल इतनी गर्मी पड़ रही थी और डेल्टा वेरिएंट ने कितनी जाने ली, तो ये मत उम्मीद करिए कि गर्मी में ज्यादा होगा या सर्दी में कम होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। जी हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। धर्मवीर जी स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, गरीब आदमी के लिए हार्ट में स्टंट डालना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इतना महंगा होता है। इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको 7-8 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। एक केस अभी ताजा हुआ था फरवरी में, तो डॉक्टर साहब ये सरकार की तरफ से तो 20-30 हजार का यही स्टंट हमें मिलने का पीछे सुना था हमने न्यूज में कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सस्ता कर दिया है। तो डॉक्टर साहब इतना महंगा क्यों है? एट ए टाइम क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका एम्स में ऑपरेशन हुआ था, 2 स्टंट डले थे डॉक्टर साहब। ये जो एक नस थी उनकी फट गई थी, तो फटने के बाद इसी में इमरजेंसी में ऐसे में उनको स्टंट लेना पड़ा, तो 8 लाख के 2 मिले थे डॉक्टर साहब। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सस्ता गरीब आदमी को नहीं होता। जी डॉक्टर बलबीर। तो मैं 15 साल से कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में हूँ। मुझे पता है बहुत महंगा, हर इंसान के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। मैं पहली बार खुशी से बता सकता हूँ कि मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में आयुष्मान स्कीम में जितने पेशेंट्स को फायदा हुआ शायद कभी नहीं हुआ। हमें बहुत खुशी होती है देख के कि मरीज आयुष्मान कार्ड लेके कई अस्पतालों में जाते हैं और उनका आराम से स्टेंट लग जाता है, कोई खर्चा ज्यादा नहीं आता। और ये मुझे पूरी उम्मीद है अगले 4-5 साल में हर इंसान हिंदुस्तान में उसके पास कार्ड होगा किसी ना किसी तरह का, जिससे वो ये ट्रीटमेंट सपोर्ट कर सकता है। हेल्थ इज फॉर ऑल, ये हमारा गोल है, पूरे सरकार का गोल है। और मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल और 4 साल में जो मैंने चेंज देखा ये मैंने कभी नहीं देखा। तो आप भी इसी उम्मीद से रहिए और ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है हमारे पास। जी डॉक्टर, हमारे एक श्रोता विकास हैं, वो ईमेल के जरिए पूछना चाहते हैं कि मुझे कुछ साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और अब मेरी हृदय की जो पंपिंग है, हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो गई है, अब क्या किया जाना चाहिए? तो हार्ट की पंपिंग जब कम हो जाती है तो ये खतरे का घंटी होती है। तो हार्ट की नॉर्मल पंपिंग एफिशिएंसी होती है 50 से 60 के करीब, तो 55 से 60 बेस्ट रहती है, 50 से 55 भी ठीक है। तो इतनी पंपिंग एफिशिएंसी होती है परसेंटेज में। जब हार्ट की पंपिंग 35% से कम होती है तो हम कुछ बड़ी स्पेशल दवाइयां देते हैं ऐसे मरीजों को, जिससे हम इम्प्रूवमेंट पाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी नई दवाई आ गई पिछले 2 साल में, तो ऐसे मरीजों को काफी मदद करती है। और फिर अगर उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो कई तरह के नए पेसमेकर्स आ गए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हार्ट फेलियर में लो ईएफ में हम यूज करते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये भी बात सच है कि हम 10 साल पहले ऐसे हार्ट पंपिंग एफिशिएंसी जिसकी 30% से कम होती थी, हम
50% एक साल में लूज कर देते थे क्योंकि डेथ हो जाती थी। अब ऐसा नहीं देखा जा रहा। कई मरीज कई साल ज्यादा एक्स्ट्रा जीते हैं जो पहले नहीं जी पाते थे। तो अब बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, तो इसलिए हमारे को वो बिना उम्मीद के नहीं रहना चाहिए कि हार्ट पंपिंग कम होगी और मेरा क्या होगा। जी डॉक्टर, एक सवाल और है, वो जानना चाहते हैं कि कोई कैसे ये जान सकता है कि उसे पहले कभी हार्ट अटैक आया है, क्योंकि कई बार माइल्ड हार्ट अटैक हमने सुना है कि उसमें नहीं पता चलता। ऐसे कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को? ईसीजी और इको टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, इनसे क्लियरली पता चल रहा है पहले अटैक हुआ है कि नहीं। जी इको टेस्ट में डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? इको टेस्ट जैसे पेट में अल्ट्रासाउंड सबने सुना है जी। तो एक अल्ट्रासाउंड की मशीन जो हार्ट के लिए स्पेशल बनी है, उसमें अल्ट्रासाउंड बीम लगा के हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी पता लग जाती है। वाल्व दिख जाते हैं कि वाल्व में कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं है, वाल्व लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये पता लग जाता है कि पहले हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। जी बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें एक्सरे भी नहीं लगता, इसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड से दिखाई दे जाता है। जी गुरुग्राम से सुभाष जी अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं, ये उनका सवाल सुनते हैं। सुभाष जी स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार जी, प्रश्न पूछिए अपना। कि एक जन्मजात शिशु मान के चलिए साल वर्ष भर से ऊपर का, तो बड़ी लड़की थी, हमारे नॉलेज में एक केस आता है, तो उसके दिल में बताते थे छेद, डॉक्टर लोगों ने बताया कि छेद है, तो कुछ दिनों बाद साल 2 साल बाद डेथ कर गई। तो क्या ये मतलब कैसे, ये कौन सी कमी की क्या कमी होती? डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया कि नवजात शिशुओं में दिल में छेद पाया जाता है, ये जानना चाहते हैं। तो ये दिल में जो छेद होता है किस वजह से होता है, क्या उपाय हैं जिससे बचा जा सकता है? तो ये जो छेद होता है, ये बचपन पे ही बच्चा जब पेट में होता है तभी होता है, उसको वो डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, वो डेवलप नहीं होता। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो छेद होता है। तो इसका भी इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हार्ट के अल्ट्रासाउंड से ही पता लगता है कि छेद है कि नहीं है। कई बच्चों में हम छोड़ देते हैं, छेद अपने आप बंद हो जाते हैं, कईयों में नहीं होते तो सर्जरी करनी पड़ती है, कईयों में हम बिना सर्जरी के डिवाइस से बंद कर देते हैं उन छेदों को। तो हर मरीज फर्क होगा और इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि कैसे छेद को रोका जाए। एक ही तरीका है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है सबसे ज्यादा पहले ट्राइमेस्टर में, तो माँ को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो कोई दवाइयां ना खा ले, एक्स्ट्रा एक्सरेज ना करा ले। इन चीजों से जब बच्चा पेट में होता है तो उसका हार्ट डेवलप हो रहा होता है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती है। बस यही परहेज कर सकती है माँ जब बच्चा पेट में हो। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी तकनीक या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जब माँ के पेट में बच्चा हो तभी पता चल जाए कि आने वाले शिशु में जो है दिल में छेद हो सकता है? ऐसे अब फीटल इकोकार्डियोग्राफी आ गई। फीटल इको होती है कि बच्चा पेट में है और आप इको कर रहे हैं उसका हार्ट का, बच्चे का हार्ट दिख सकता है, उसमें पता लग जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी जिसका इलाज नहीं है हमारे पास। तो और मदर को टर्मिनेशन का भी एडवाइस दे सकते हैं कि ये बच्चे को आप टर्मिनेट करा दीजिए, बिकॉज इसमें ऐसी प्रॉब्लम निकलने वाली है जो ट्रीट भी नहीं हो सकती। बट ये छोटे मोटे छेद के लिए हम कभी नहीं बोलते कि इसको आप टर्मिनेट कराइए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। VSD या ASD ये छेद जो होते हैं वो तो अपने आप बंद हो जाते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं वो ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिनका इलाज नहीं है, तो हम बच्चे के माँ के पेट में बच्चे का भी इको करके बता सकते हैं कि इसका कैसा होगा हाथ। जी डॉक्टर बलबीर, हमसे जुड़ने के लिए और हृदय रोग पे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए और कोरोना से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।